हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। नकवी साहब के बारे में बहुत अरसा हो गया। बीच में मैं, चूंकि इंट्रोडक्शन में आमतौर पर कुछ हमारे मेहमान ये कहते हैं इस पर ज्यादा वक्त ना लगाओ, लेकिन मैं आज एक बार याद दहानी के लिए कुछ दो तीन चीजें, बेसिक्स थोड़ा सा नकवी साहब के बारे में बताना चाहता हूं। आपने 1964 से जर्नलिज्म शुरू की है। जितनी हमारी उम्र है इस वक्त, तकरीबन यानी 59 साल से आप जर्नलिज्म में हैं। शुरुआत आपने स्टेट्समैन से की और उसके बाद बहुत से देश और विदेश के मीडिया हाउसेस को के लिए काम किया। कई मीडिया हाउसेस को हेड भी किया। जहां से मैं अपनी याददाश्त को इकट्ठा कर पाता हूं, हम आपकी वर्ल्ड रिपोर्ट देखते थे, वीकली दूरदर्शन का प्रोग्राम। हर संडे को आप किसी ना किसी नए मुल्क में नजर आते थे। 110 मुल्कों से डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला शख्स कितनी चीजें जानता होगा, वो आपको अंदाज, मैं समझता हूं अब तक आप बहुत सी शोज देख चुके हैं हमारे साथ भी, उसके अलावा भी आप नकवी साहब को देख चुके हैं। ये हम मुसलसल देखते रहे अपनी बचपन और नौजवानी के दौर में। उसके अलावा आपने मुख्तलिफ दुनिया के अखबारात के लिए भी लिखा है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, संडे टाइम्स लंदन का, द गार्जियन लंदन से ही, और बोस्टन ग्लोब। ये मैं कुछ ही नाम ले रहा हूं, सारे नाम नहीं ले पा रहा। आपने बड़े लोगों का, पूरी दुनिया के, यानी एक तरह से ऐसा एनसाइक्लोपीडिया जो अब बहुत ही मुश्किल से कोई मिलता है। मैं तो कम से कम नहीं जानता इतने तजर्बेकार जर्नलिस्ट को। आपने साउथ अफ्रीका के, जिस तरह से हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, तकरीबन उस लेवल के, तकरीबन भी मैं शायद गलत कह रहा हूं, उस लेवल के लीडर नेल्सन मंडेला का, क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो का, लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी का, अमेरिका के हेनरी किसिंजर, और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो, अफगानिस्तान के मोहम्मद नजीबुल्लाह, उसके अलावा हामिद करजई और इजराइल के शरन पेरेज जैसे लोगों के आपने इंटरव्यू किए हैं। आपकी कई किताबें आ चुकी हैं। अभी जो सबसे रीसेंट किताब है, द मुस्लिम वैनिशेस, जो 2022 में छपी है। उससे पहले 2016 में द बीइंग द अदर, द मुस्लिम्स इन इंडिया, उसका तर्जुमा, उसका ट्रांसलेशन वतन में गैर, उर्दू और हिंदी में 2018 में सामने आया। उसके अलावा आपकी इससे पहले की किताब द लास्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर 1996 में आई, और रिफ्लेक्शंस ऑफ एन इंडियन मुस्लिम 1993 में आई। तो नकवी साहब का ऐसा हर तरफ फैला हुआ, यानी कैरियर है, जिसमें मुसलसल तजर्बे और वो काम जो आज भी वो अपने आप को कहते हैं, मैं अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, मैं अच्छा रिपोर्टर हूं। अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। अब मैं चलता हूं, आज के जो टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, उसमें एक तो हाल ही में क्रेमलिन में, क्रेमलिन उस जगह को कहते हैं मॉस्को में जहां प्रेसिडेंट हाउस है, जैसे हमारे यहां भारत का राष्ट्रपति भवन, उस पर एक ड्रोन हमला हुआ है। वो वीडियो आप देख चुके होंगे, अब भी मैं दिखाऊंगा वो क्या कुछ था। यूक्रेन और अमेरिका दोनों कह रहे हैं कि हमारा उसमें हाथ नहीं है। यानी अब ऐसा लग रहा है कि पुतिन से ये दोनों डरने लगे हैं। उस पर हम बात करेंगे। यूके में किंग चार्ल्स थ्री, उनका कोरोनेशन कल हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो ईरान और इजराइल के बीच में जो टकराव, रस्साकशी, अब बराह रास्त एक तरह से कहा जाने लगा। एक तरफ रईसी, ईरान के प्रेसिडेंट रईसी दमिश्क में थे। उन्होंने न सिर्फ प्रेसिडेंट बशार अल असद से मुलाकात की, बल्कि हमास और जिहाद इस्लामी के लीडर्स से भी मुलाकातें की, और कहा कि आप मिलकर के मजबूती से लड़ते रहो, इजराइल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान ने 5 न्यूक्लियर बमों के लिए मटेरियल तैयार कर रखा है। ये सब क्या कुछ है, इस पर हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो भारत में गोवा में एससीओ मीटिंग में आए थे। इसमें जिस तरह का सेम डे मीटिंग के वक्त ही दोनों मुल्कों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव नजर आया, इसकी उम्मीद कम थी, लेकिन वो भी हुआ। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा आपको इंतजार कराया, लेकिन जो नई नस्ल के लोग हैं, जो नए हमारे व्यूवर्स हैं,
उनको बताना बहरहाल जरूरी था। आप बताइए, क्रेमलिन पे जो ये वाकया हुआ, जिसका ऐसा लगा जैसे फुलझड़ी छूट गई हो, वीडियो बिफोर एंड आफ्टर ये दिखाती है कि नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ था ये, इसके क्या मकसद हो सकते हैं? आपने बहुत सी जंगें कवर की हैं, जंग के दौरान ये हुआ है। जब ये जंग शुरू हुई थी फरवरी में, तो एक अमेरिकन सेनेटर है लिंडजे ग्रेहम, उन्होंने बाकायदा पब्लिक स्टेटमेंट ये दिया था कि इसका सबसे ज्यादा आसान सरल तरीका इस जंग को खत्म करने का अपने फेवर में ये है कि व्लादिमीर पुतिन को कत्ल कर दिया जाए। यानी इस किस्म की बातें सेनेटर्स और उस लेवल पे, और ये नहीं कि किसी ने प्रोटेस्ट किया हो, ये कहा गया, इस कदर नफरत। अगर आपको याद हो कि एक दफा पुतिन का तस्करा आया और वो सवाल किया गया प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, तो वो बाकायदा कैमरे में गोया देखते हुए पूछा पूछा पूछा, यानी कसाई कसाई, ये लेवल नफरत का था। अब अगर आप इधर पिछले कुछ महीनों से देखिए तो वो नहीं, जब वो नहीं है तो कोई न कोई तो घबराएगा कि भाई जो मूड, वो वलवले, वो दबदबे जो शुरू शुरू में थे वो इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब कहीं ये जंग दम तो नहीं तोड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ये हम, और ऐसा हो रहा है, सामान पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं, और ये कि जो वॉर की जो ऐन, यानी उनके जो मिली साहब चीफ ऑफ स्टाफ है, वो ही ये कह रहे हैं कि साहब जीतने का कोई सवाल नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि कहाँ भी जंग चलेगी अभी पता नहीं है, अभी पुतिन साहब की बहुत सी गलतियां हैं, ये सब है, लेकिन ये नहीं कि भाई ये जंग हम जीत रहे हैं। तो ये एक, इस झुंझलाहट में ये किसने ये हरकत की। अच्छा, रही बात ड्रोन की, मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी हाल में यहाँ के मौसम से घबरा के मैं चला गया इलेक्शन देखने कर्नाटक, और वहां से ड्राइव करके चला गया ऊटा कमंड। तो ऊटी में एक क्लब है, ऊटी क्लब, बहुत पुराना। ये वही जगह है जहाँ की ये थॉमस बैबिंगटन मकॉले, जिन्होंने इंडियन आईपीसी लिखा था, और जिसका कि अभी तक भी कॉमा और फुल स्टॉप बदला नहीं गया है। ये बात आ जाएगी धीरे धीरे बादशाह चार्ल्स के ऊपर, लेकिन ये बात मैं खत्म कर लूं। तो ये कि वहां पे एक साहब थे, जैसे खिलौना की तरह उन्होंने एक ड्रोन निकाला, और वो ड्रोन उन्होंने उड़ाया, और मालूम हुआ वो 10 किलोमीटर तक जाके तस्वीरें हमसे कहने लगे, तुम उस ब्लॉक में हो, हम तुम्हारी तस्वीरें ले सकते हैं। तो ये ड्रोन जो है, ये एक ऐसा आला आ गया है कि जिससे कई किस्म की हरकतें कराई जा सकती हैं। छोटा सा है। अच्छा, अब लोग, यानी एक मच्छर के बराबर ड्रोन है, जो कि आपके बदन से आपका खून ले ले और जाके वो एक रिजर्वोयर में छोड़ दे, ताकि पूरी कौम का डीएनए मालूम हो जाए। तो ये ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, और बल्कि अब तो न जाने क्या क्या हो रहा है। यानी वही, वो अगर आपके अंदर इंजेक्ट कर दे तो एक छोटा सा ड्रोन नुमा चीज आपके ब्लड में आ जाए, तो आपको कौन कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सब है। तो ये एक तमाशा
तमाशे की तौर से ये मेरे ख्याल में एक तो ये कि भाई अगर तुक्की चला दो, लग जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो या क्या डिनायबिलिटी क्या है ये। क्या 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 ये डराने के लिए हो सकता है कि हम वहां तक डराने हैं, के लिए हम वहां। नहीं, देखिए इसका यह तो मकसद है कि ये निशाने पे कोई है, या फिर ये किसी की शरारत, ये एक प्रैंक है और कंफ्यूजन फैलाने के लिए। इसके अलावा दिमाग नहीं चलता कि अमेरिका ये करेगा। हाँ, यूक्रेन में परेशानी हो सकती, यूक्रेन में उलझने हो सकती हैं, यूक्रेन में डिविजन्स हो सकते हैं कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, हम चलो ये कर देते हैं इसको भी। लेकिन कोई बात भी अभी इन्हें मुअतबर तौर से न मैं कह सकता हूं न किसी को कहना चाहिए। ये एक अजीब व गरीब किस्सा हो गया है। लेकिन ये क्या है, ये अगर मैं ये कहूं कि मैं समझ चुका हूं तो ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी अंदाजा नहीं है कि ये क्या है। अच्छा, अब ये कोरोनेशन की बात कर लेते हैं जो लंदन में हुआ है। ये देखिए, एक ऐसा अभी बादशाह, तक तो ये ऐसा था कि ऐसा साहब मलिक जी जी आप सर, मैं कहें। ये कह रहा हूं कि ऐसा ऐसा बादशाह जो बुढ़ापे में बादशाह बना हो, जिसने जिंदगी भर मां के मरने का इंतजार किया हो, वो एक नहीं लंबे अरसे तक नहीं, इस तरह ऐसा के ना कपड़े। कहिए, जी ऐसा ना कहिए, बहुत चाहता था अपनी माँ को। जी जी। लेकिन ये है कि वो वालदा भी उनकी बड़ी एक दफा मुझे भी मौका मिला था, उनको एक कमरे में हम 3 लोग थे, प्रिंस फिलिप, मलका मुअज्जमा, एक हमारे दोस्त मद्रास के इंडियन एक्सप्रेस के अंग्रेज कॉलीग हैरी मिलर। हैरी मिलर को ओबीई, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया था, तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया था एज मेहमान के तौर से। 1-2 लोगों को बुला सकते थे, तो उन्होंने 2 को बुलाया था, एक मैं और एक मिसेस गोयनका, जिनके की मातहती में वो काम करते थे। तो हम लोग गए। अब जनाब वाला वहां दौड़ धूप हो रही है कि क्वीन के लिए क्या, वो क्या मांगेंगी। तो मालूम हुआ कि एक वाइन होती है डुबोने, या तो वो डुबोने मांगेंगी या जिन और टॉनिक मांगेंगी। अब वो सब मुहैया की गई, आए, बातचीत हुई। प्रिंस फिलिप तो अपना हाथ पीछे, उनका एक अंदाज था, पीछे बात हाथ बांध के, वो नेपोलियन हाथ को ऊपर बांधता था, प्रिंस फिलिप हाथ को नीचे कमर के पास बांधते थे। और ये अपना यानी इन्होंने वो एक रेस्पेक्ट देने का वो रेस्पेक्ट देने का तरीका था। हाँ, हाँ और ये जो और बाकी तैयारियां सब थी। यानी मतलब ये कि उनको उनको हैरी मिलर की हर एक्टिविटी के बारे में मालूम था, और वहां के स्नेक कैचर्स जो मद्रास के हैं उनके बारे में मालूम। खैर, बात कहाँ से कहाँ आ गई। वो 3, बहरहाल उस बीच में मोहतरमा 3 अदद जिन और टॉनिक से उन्होंने अपने आप को गोया मुअत्तर किया, और वहां से फिर निकल के बाग में, वही हाई कमिश्नर के लॉन में पार्टी थी। इन जितने भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर उसमें चली। रही बात हमारे प्रिंस फिलिप की, प्रिंस चार्ल्स की। प्रिंस चार्ल्स, मैं मद्रास में था एडिटर इंडियन एक्सप्रेस, और मद्रास क्लब का मैं मेंबर था। मद्रास क्लब अंग्रेजों के उन बनाए हुए क्लबों में से एक था जहां के पहला इंडियन मेंबर एक कोठारी साहब थे, बिजनेसमैन। वो 1963 में उसके मेंबर बने। याद रखिए कि कितने देर तक बोझ हम लोगों ने कॉलोनियलिज्म का उठाया है। 1963 में पहला हिंदुस्तानी कोठारी मेंबर बना उस क्लब। 1982 तक मैंने वहां पे दिवाली को देखा है। दिवाली, गाय फॉक्स डे,
यानी दिवाली गाय फॉक्स डे के नाम से मनाई जाती। गाय फॉक्स 1982, यानी अभी परसों। बिल्कुल बिल्कुल। गाय फॉक्स कौन? गाय फॉक्स वो थे जिन लोगों ने एक प्लॉट बनाया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ब्लो अप कर देंगे। वो गाय फॉक्स उनका हेड था। तो वो ब्लो अप करने में गोया आतिशबाजी को उससे तशबीह दे के कि जो आतिशबाजियां होती हैं दिवाली में, उससे उसको दिवाली नहीं, गाय फॉक्स डे। जी जी। अब साहब उसी क्लब में प्रिंस चार्ल्स आने वाले थे। अच्छा था, प्रिंस चार्ल्स आने वाले थे तो एक फॉरेन क्लब की वहां एक बहुत नस्तालिक अंग्रेज सिरिल केली उसके प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जल्दी से एक मीटिंग की और मीटिंग में यह तय हुआ कि साहब सब लोग सूट पहन के आएंगे जिस दिन प्रिंस चार्ल्स क्लब आएंगे। तो साहब सब लोग, अब वहां की आपको मद्रास की गर्मी यानी पसीना उमस, उसमें सब लोग सूट पहने हुए और कॉलरों के ऊपर नक्शे बने हुए पसीने के, समझे? वो इस हाल में शराबोर सबके सब वहां पहुंचे और पोर्टिको के आसपास खड़े हो गए मेंबर्स, बड़े बड़े लोग। इतने में गाड़ियां आई, कैवलकेड आया और जनाब दरवाजा खुला और प्रिंस चार्ल्स उसमें से निकले सफारी सूट और सैंडल्स पहने हुए, जो कि क्लब रूल्स के बिल्कुल वायोलेशन में था। तो अब क्या किया जाए? यहां तो क्लब रूल बना दिए गए थे कि सब सूट पहनेंगे। अब वो जो मेन, अब या तो उनको रोका जाए, तो ये एकदम से खड़े खड़े कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें वो वाला जो एडिक्ट था कि सब सूट पहनेंगे, वो रद्द कर दिया गया और रिलैक्स कर दिया गया कि लोग आज के दिन लिबास का रिलैक्सेशन हो गया। तो यानी वो अंग्रेजों की जो ट्रेडिशंस, जो विक्टोरियंस थी, जो मद्रास क्लब और बल्कि हमारे और बहुत से क्लब उसको अभी तक प्रिजर्व किए हुए हैं, वो रद्द करना पड़ी प्रिंस चार्ल्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो फिर ये आए, वहां पे किताब है उसमें। अच्छा नकवी साहब मैं समझता हूँ। एक किस्सा और हाँ अगर आप हिंदुस्तानी थिंग मुख्तसर, मैं कुछ और चीजें समझना चाहता हूँ वहां के सिस्टम के साथ। एक छोटा सा वाकया है हिंदुस्तानी, जो ये सीआर दास, जिन्होंने दून स्कूल खुलवाया था, एसआर दास थे या उनके पोते शोमी दास हेडमास्टर थे दून स्कूल के। तो शोमी दास हेडमास्टर थे, ये पोते हैं उनके जो कि फाउंडर थे दून स्कूल के। और दून स्कूल से पहले स्कॉटलैंड में एक स्कूल है गॉर्डनस्टन। गॉर्डनस्टन में ये प्रिंस चार्ल्स के गोया मास्टर थे। अच्छा। हाँ, तो हमारा एक इंडियन लिंक प्रिंस चार्ल्स से ये निकल आता है। हिंदुस्तान में वैसे भी उनको बहुत दिलचस्पी है। हिंदुस्तान के यहाँ जो साउथ में कुछ एक आध आश्रम है आयुर्वेद किस्म के, बेंगलोर में और कोयम्बतूर वगैरह में, वहां अक्सर अपनी जौजा के साथ वो आए हैं खामोशी से। तो हिंदुस्तान की कला, हिंदुस्तान की मेडिसिन, हिंदुस्तान के ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम्स हैं, इसमें उनको दिलचस्पी है और बहुत ही वसी दिमाग के की है। अच्छा नकवी साहब मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों के जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि वहां पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये राजा का क्या कॉन्सेप्ट है उस सिस्टम में? क्योंकि हम भारत में तो कम से कम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, यहाँ कोई राजा नहीं है।
वहां ये क्या सिस्टम है, थोड़ा सा मुख्तसर जरा बता दीजिए ताकि लोगों के जहन में। इसलिए देखिए वहां पे रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है जो कि फ्रांस में है। हम्म, यानी ये कि वहां राजा नहीं है, राजा को हटा दिया गया था, राजा का सर कलम कर दिया गया था। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की है, हम्म, यानी जो कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी वो मलका मुअज़्ज़बा या बादशाह जो भी पार्लियामेंट ओपन करेंगे एक तकरीर फरमाएंगे, वो तकरीर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की लिखी हुई होगी। जैसे हमारे क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट, तकरीबन जैसे वही हमारे तो यहाँ। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का है। जी जी जी। यानी ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की। एक पहलू और भी है, हाँ। बड़ा दिलचस्प पहलू है बर्तानिया का, वो ये है कि वो एक एंग्लिकन मॉनर्की है। एंग्लिकन गोया एक एंग्लिकन चर्च है, वहां के आर्च बिशप जो कैंटरबरी के हैं वो, उनको अभी आप देखेंगे वो उनको बादशाह बनाएंगे, उनको टच करेंगे, सेरेमनीज होंगी। दो तीन बिशप्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते हैं। यानी एक एंग्लिकन मॉनर्की है। इसके बावजूद भी जो बिहेवियर है सोसाइटी का और मुल्क का और गवर्नमेंट का वो सेकुलर है। मसलन ये कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर वहां पे ऋषि सुनाक है, एंग्लिकन मॉनर्की है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है। अजीबोगरीब मामला। यहाँ पे मेयर जो है लंदन का वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। जो अभी लीडर बना है स्कॉटलैंड का, वो अगर स्कॉटलैंड कभी सेपरेट हो गई और वहां का वो प्राइम मिनिस्टर बना तो वो है हमजा यूसुफ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो यानी कि मजहब और सेकुलरिज्म में कोई बहुत बड़ा तजाद नहीं है। आपका मजहब आपको मुबारक, वो इनको मुबारक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं भी लंदन गया हूँ, बहुत से वहाँ मजहबी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो घरों के मतलब अंदर होते हैं, और कोई बाहर सड़क पर मजहब का उस तरह से दिखावा नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ नहीं, अक्सर होता है। चर्चों में गिरजों हाँ में बाकायदा होते हैं म्यूजिक। हाँ हाँ हाँ। वो मैं बड़े बड़े खूबसूरत उनके जो क्रिसमस वगैरह पे जो जी जी। फंक्शंस होते हैं हाँ। वो देखने के काबिल है। और पर अब ये है एक कि पहलू और, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की है। आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्क बन जाएंगे, जी 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 कॉरोनेशन आज उनका होगा। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, मैं अब चलता हूं आगे। इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ही एकदम अब ऐसा लगने लगा कि आमने सामने वो कहा तो ये जाता है कि प्रॉक्सी के जरिए टकराव रहता है। ईरान हिजबुल्लाह को और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मदद करता है। इजराइल भी कभी कभी कुछ हमले करता है, लेकिन वो कभी ये ऐलान नहीं करता कि हमने हमले किए हैं। अभी वो कह रहे हैं कि 5 न्यूक्लियर बम की तैयारी ईरान के पास है। और उधर अमेरिका जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब को किसी तरह से समझाए कि आप ईरान के नजदीक मत जाओ, ये एक बड़ा खतरा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त के जो हालात बदल रहे हैं? ये तो एक्सपेक्टेड था। हाँ रही बात कि चार चार एटम बम हैं या 5 हैं, ये तो आप कब से सुनते चले आ रहे हैं। जी जी। आज तो तकरीबन हो सकता है कि हो भी, हम्म मैं नहीं जानता। लेकिन अब तब से इनको शिकायत ये थी कि है क्या कि इस वक्त जो कि डोमिनेंट मुल्क था वेस्ट एशिया का, इसराइल डोमिनेट करता था वेस्ट एशिया को। उसी के बारे में आज इकोनॉमिस्ट का जो कवर है उसमें तस्वीर है और उसका टाइटल है सर्वाइविंग स्टेट, यानी डोमिनेंट से सर्वाइविंग। ये बहुत बड़ा गोया और वहां के राइट विंग इस्टेब्लिशमेंट की मैगजीन जो कि इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वो ये तस्वीर बनाए कि सर्वाइविंग स्टेट यानी मैं यानी गोया अपने आप को बचाए हुए है।
कुछ ऐसा लग रहा। तो ये है कि मैं कई दफे कह चुका हूं कि जो हालात जिस वक्त दिखाई दे रहे हैं उसके कुर्ब जवार में, उसमें ये होगा कि इसराइल को अपने आप को बदलना पड़े। उसमें एक तरीका ये होगा कि बहुत से लोग भाग जाएंगे, बहुत से लोग छोड़ के चले जाएंगे, और क्योंकि वो पासपोर्ट ऐसा है कि उसके हर बहुत जगह खपत है। ये हिंदुस्तानी पासपोर्ट तो है नहीं कि हम यहाँ नहीं आ सकते और वहां नहीं आ सकते। अरे भाई, अमेरिका तो फौरन चले जाएंगे, समझे? और कितने यूरोपियन ममालिक है, चले जाएंगे। तो इसलिए एक तो ये कि लोग जाना शुरू होंगे, और फिर तीसरे कि उसका मिजाज बदलेगा। और मिजाज देखिए, अब ये कि वो कैसे बना और क्यों बना वो अलग बात है। वो एक फिलॉसफी का किताब, वो बिब्लिकल है, और बाइबल में पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि ये होगा। वो मैं उसमें न जाना चाहूंगा। मैं ये जानता हूं कि एक जमाने में शुरू शुरू में इब्तिदान इजराइल बहुत ही सॉफ्ट सोशलिस्ट मुल्क था। ये किबुट्स कहते हैं जिसे, कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव्स पे निर्भर था। ये सब 1991 की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ इसको जो कैपिटलिस्ट बनाया गया, यानी बाकायदा बनाया गया कि भाई ये नहीं चलेगा, वरना तुम तो हमारा शोकेस हो वेस्ट एशिया में, और तुम सोशलिस्ट हो, ये कैसे? तो लिहाजा उसके बाद से एक सख्ती उसके अंदर आई। तो ये किसी अच्छा अच्छा किसी से अच्छा, नकवी नकवी साहब, मैं एक चीज समझना चाहता हूं। आपने क्योंकि शेरन पेरेस का बाकायदा इंटरव्यू किया है, उस वक्त का उनका, यानी इजराइल का कॉन्फिडेंस लेवल, और अब जो ताजा जो जो बयान जो आपने अब देखा है उन वहां के डिफेंस मिनिस्टर का, योआव गैलेंट का, उन दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में कोई कंपैरिजन अगर आप कुछ कर सकें, मैं समझता हूं अरे वो बड़ा साहब, क्या इंटरेस्टिंग उन होगा। दिनों में कॉन्फिडेंस था? हाँ अब ब्लस्टर है। हाँ। ब्लस्टर यानी है कि अब गोया दिखावा है गुस्से का, गर्मी का। तब एक, बल्कि बड़े दिलचस्प बात थी, शिमोन पेरेस बहुत मजे की बातें करते थे। हाँ। उनके टर्न ऑफ फ्रेज बड़ी दिलचस्प थी। तो एक जमाने में यह था कि रिश्ते हो गए हिंदुस्तान से, 1990s में हुए नॉर्मलाइज, लेकिन कोई ज्यादा ट्रेड या इस किस्म की चीजें ज्यादा बढ़ी नहीं थी डिफेंस वगैरह में। तो हमने कहा कि साहब, आपने इंडो इजरायली रिलेशंस हैव बीन नॉर्मलाइज्ड, बट देयर इज नो प्रोग्रेस ऑन एनी फ्रंट। तो उसने कहा कि इंडो इजरायली रिलेशंस आर लाइक फ्रेंच परफ्यूम, दे शुड बी स्मेल्ड नॉट ड्रंक। ये डिप्लोमेसी का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि इसको आप ये समझिए कि ये बिल्कुल, ये लाइक फ्रेंच परफ्यूम की तरह हैं ये जी रिश्ते। जी। इनको सूंघिए, इनको पीजिए मत। हाँ, अच्छा अच्छा, आपने अभी एक गुस्से का भी जिक्र किया। अभी गुस्से का जिक्र ईरान की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आया है। अमेरिका की नाराजगी, सीरिया सऊदी अरब के ताल्लुकात ना बढ़ें, तो और सीरिया की विजिट ईरान के प्रेसिडेंट की, उस पर उन्होंने कुछ ऐतराज किया अमेरिका की तरफ से। तो ईरान की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, जो वहां के नासिर कानानी फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा कि तुम गुस्सा करो और गुस्से में ही मर जाओ, हमें इसकी परवाह नहीं है। तो ये बिल्कुल नए किस्म की बात। अमेरिका से अब कोई मुल्क ये सीधे सीधे कह सकता है कि तुम गुस्सा करो और गुस्से में ही मर जाओ। ये कितनी बड़ी तब्दीली है आपकी नजर में? ये तो इसको रेटरिक कहते हैं अंग्रेजी में। जी जी जी। यानी एक लहजा है, हाँ। गोया हम इंसल्ट करने की कोशिश जी कर जी रहे हैं तुम्हें, जी। ये है। लेकिन हम्म, साहब, मजे की बात जो दिलचस्प हो रही है वो है सीरिया का। हम्म, दो तीन चीजें हैं हम्म, जो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी जी जल्दी उनको कवर जी कर जी लें। जी जी जी। एक तो हमारे जितने लोग हैं, एक तो सीरिया का इसमें वापस आना अरब लीग में,
वो बिल्कुल तकरीबन तय हो गया है। हालांकि वो प्रोसेस कह रहे हैं कि जरा स्लो होगा, लेकिन बहरहाल वापस आ गई। ये एक नॉर्मल सी बहुत बड़ी है। हाँ। नंबर 2, एक ये तय किया जा रहा है कि जैसे शेंगेन का वीजा है, अब शेंगेन का वीजा फर्ज करिए कि हमने हमने फ्रांस से ले लिया, वो वीजा लग गया। अब वो यूरोपियन यूनियन के हर मुल्क के लिए वैलिड है, हम जहां चाहें जाएं उस वीजे से। बिल्कुल यही तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है यूएई में। यानी कि पूरा जो जीसीसी के ममालिक जो हैं वो एक शेंगेन की तरह हो जाएं, ताकि हम एक जगह अगर जाएं तो यानी कि दूसरे का वीजा लें। एक जमाने में, अभी आजकल बड़ा मुश्किल है वीजा मिलना, मसलन इसका बहरीन का मुश्किल है। वो है वजह, उसकी बहुत सारी वजह, लेकिन अगर ये शेंगेन हो जाएगा तो लोगों को उसमें यातायात, बिजनेस, टूरिज्म और रेमिटेंसेस और खपत, लोगों को वहां आना जाना, ये बहुत सरल और बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत सर उसमें आपके उसमें एक पहलू और है। अभी जिस तरह से 2020 में नॉर्मलाइजेशन हुआ, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, मोरक्को और सूडान जीसीसी के मुल्क नहीं है, लेकिन उस वक्त ऐसी रिपोर्टें आई कुछ ही महीनों बाद तक, वो अब जाहिर है अब चूंकि नॉर्मल हो गया तो वो रिपोर्टें अब आना बंद हो गई हैं कि यूएई ने कई हजार इजरायलियों को सिटीजनशिप दी है बगैर इजरायली सिटीजनशिप छोड़े हुए, वो इन्वेस्टमेंट के या कारोबार के रास्ते से, किसी भी तरह से। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि किसी एक मुल्क की सिटीजनशिप लेने वाला यहूदी, इजरायली, जायनिस्ट, वो फ्रीडम के साथ इन सारे मुल्कों में घूम सकता है, क्योंकि उस तरह का उनके यहां अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी अपने सिटीजन्स के बीच में है। तो क्या ये शेंगन वाला रास्ता भी कोई इजराइल नहीं दिखा दिया इन लोगों को कि हमारे लिए सब कुछ आसान कर दीजिए? नहीं, इसराइल का वो अगर आसान हो जाए तो हर्ज क्या। देखिए, हाँ। नॉर्मल सी नॉर्मल सी में ये टेंशन में चुपके से वीजा लेके हम चले जाएं, हाँ। वो खतरनाक होता है। लेकिन हाँ। अब खुलेआम वीजा लेके आप जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, वहां की पुलिस और खुफिया इतनी मुस्तहकम है, इतनी मजबूत है कि वहां आप इधर एक कदम नहीं ले सकते आप, जब तक कि आप फौरन गिरफ्तार ना हो जाएं। जी जी। लिहाजा ये मेरे ख्याल में अगर इससे इसराइल भी फैजियाब हों कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये दरअसल साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ी चीज जी 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 जी। अच्छा, वो हो वो जो सकता है, वो हाँ। हो सकता है ये सिर्फ साउथ एशिया के लिए ही हो। जी ये अभी जी। अभी ये बात क्लैरिफाई नहीं की गई। अच्छा, वो जो आपने कहा ना कि वहां की पुलिस और खुफिया बहुत ही अलर्ट है, उस अलर्टनेस का सबूत पिछले दिनों आया। अभी भारत की तरफ से उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कतर में 9 इंडिया के फॉर्मर नेवल ऑफिसर गिरफ्तार हुए हैं और उन पर इल्जाम है कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। एक सबमरीन की एक कंपनी, एक फैक्ट्री वहां पर शुरू की गई थी, अब वो उन्होंने बंद करने का और 75 भारतीयों को 31 मई तक मुल्क छोड़ने का भी ऑर्डर दिया है। तो वो बहरहाल सेंसिटिविटीज जो है वो बहुत ही अहम है। इस सिलसिले में अपने दर्शकों को बता चुके हैं। अब मैं आखिर में आपसे जानना चाहता हूं कि ये गोवा में क्या हुआ, जिसमें एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो के बीच एक तरह से नोक झोंक, टकराव बहुत ही शार्प नजर आया इस बार। और हमारे एस जयशंकर साहब जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो तो बहुत ही, चूंकि वो उससे आए हैं, आईएफएस से आए हैं, तो वो जाहिर है आम पॉलिटिशियन नहीं है। आप उसको किस तरह से देख रहे देखिए, ये होता रहेगा। हैं? इत्तेफाक की बात यह है कि जब तक कि हमारे एक्सटर्नल रिश्ते चीन से और पाकिस्तान से हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स को डिटरमिन करेंगे और हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स मुस्तकिल इलेक्शंस में मुलव्विस रहेगी, तो ये एक प्रॉब्लम है
इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मसलन अभी इलेक्शन हो रहे हैं कर्नाटक में, कोई 30 अदद ये इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शोज और रैलीज 30 और कोई पता नहीं अनगिनत विजिट्स हैं। एक इलेक्शन है अभी एक स्टेट का, इसके बाद अभी राजस्थान का होगा। तो फिर मुस्तकिल ये जो स्टेट्स की साइकिल है और इसमें एक्सटर्नल रिलेशन जो है वो उसका हिस्सा है, यानी वो डिटरमिन करते हैं यहाँ के मूड को उस हद तक जिस हद तक कि जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं वो चाहते हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को एक नया मोड़ देना, एक नया रुख देना वो बहुत मुश्किल है। और बहुत ये हालात किसी न किसी सूरत से इनको हमारे इलेक्शन के प्रोसेस को, हमारी फॉरेन पॉलिसी के इनिशिएटिव से, अब मसलन ये कि अभी जुलाई में एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हो रही है। पुतिन भी आएंगे, शी जिनपिंग भी आएंगे, ये सब। अब ये जनाब आपके 2024 के इलेक्शन की तरफ इनकी नजर होगी कि इन हजरात की तरफ नजर होगी। ये बड़ा एक सोचने की बात है कि हम किस तरीके से अपने इलेक्शंस को ऐसा स्टैगर करें कि वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के फंक्शनिंग को पूरी तरह से उस पर हावी ना हो जाए। ये एक प्रॉब्लम है, एक जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना जरूरी है। वरना यही होगा बिलावल भुट्टो। अगर फर्ज करिए कि 2024 के इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो आए होते तो ये जुबान ना होती। ये बहुत ही अहम है। और खास तौर पर कश्मीर और दूसरे इश्यूज के अलावा अगर देखा जाए तो पड़ोस के मुल्कों से ताल्लुकात हमेशा दोनों तरफ मुल्कों को होते हैं। अगर कारोबार करें, एक दूसरे की जरूरतें की चीजें लें तो नजदीक से लेना ज्यादा आसान होता है। और दोस्ती के माहौल में फौज पर भी खर्चा कम होता है, हथियारों पर भी खर्चा कम होता है, जो दोनों मुल्कों में बेरोजगारी और महंगाई और ये जो मुश्किलें हैं इससे भी किसी हद तक कुछ राहत मिल सकती है। जी, आप कुछ आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि इसके बावजूद भी जो अभी पैंजिम में जो मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें की गैंग जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उन्होंने फिर भी बहुत पॉजिटिव बातें कही। उन्होंने कहा कि पुराने झगड़ों को भूल जाइए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर स्टेबल है, हम और चाहते हैं कि बॉर्डर स्टेबल हो और अब बॉर्डर को इन चीजों में टोटली एक एक्सक्लूसिवली एक बॉर्डर ही के इशू नहीं है और बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने की बात करना चाहिए। तो बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, इसलिए कि वहां 2024 का इलेक्शन उनके सर पे नहीं है। जी जी जी, ये बहुत ही अहम बात है कि इलेक्शन सर पे नहीं है और यहाँ हर वक्त हमारे मोदी जी और पूरी पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है। इसके कितने नुकसानात हो सकते हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जिस तरह से नकवी साहब ने बताया। ये बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया और आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इतने तजुर्बात नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक जगह इकट्ठे होकर के आपको इस तकरीबन आधा घंटे के प्रोग्राम में मिलते हैं। मैं समझता हूं इतना मुकम्मल, इतनी इंफॉर्मेशन कहीं और शायद आपको ना मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।